ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय मशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत दिन पहले, मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले किसी साइंटिफिक मैगजीन में मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो एक धुंधली सी याद हमारे दिमाग में अभी भी है, कोशिश करूंगा उसको रिकैपिचुलेट करने की। और वो बड़ा ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो हम लोगों के विषय को समझने में बड़ा मददगार होगा। तो जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था उस मैगजीन में, तो उसमें क्या हुआ था कि सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाया और 2 ग्रुप बनाया और 6 लोग एक ग्रुप में और 6 लोग दूसरे ग्रुप में। अब इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक ग्रुप को एक कोई नई लैंग्वेज सीखने में लगा दिया गया और दूसरे ग्रुप को कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखना था। वो सामान्य तौर पे जिस तरह से रहते हैं उस तरह से रह रहे थे। तो 1-2 महीने के अभ्यास के बाद जिस ग्रुप को नई लैंग्वेज को सीखने में लगाया गया था, उन लोगों ने उस लैंग्वेज को मतलब आवश्यकता अनुसार एक लिमिटेड अमाउंट में उसको सीख लिया और काम भर, माने कि जो व्यवहार के 200-400-500 सेंटेंसेस होते हैं वो उसको फ्रेम कर सकते थे, उसको बोल सकते थे। और कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो उसको अच्छी तरह से समझ सकते थे। इतनी कैपेसिटी उन लोगों ने 2-3 महीने के अंदर अपनी बना लिया। अब साइंटिस्ट का काम शुरू होता है। उन लोगों ने इस दौरान जिस ग्रुप को एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए डिप्लॉय किया गया था, उस ग्रुप के ब्रेन का अध्ययन किया और उसमें ऑब्जर्वेशंस लिए। 3 ऑब्जर्वेशंस लिए, एक लैंग्वेज सीखने के पहले, एक लैंग्वेज सीखने के दौरान बीच में, और एक जब उन लोगों ने अकम्प्लिश कर लिया था टास्क तब। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस में उनको एक खास बात देखने को मिली कि
ब्रेन के एक किसी खास हिस्से में एक न्यूरॉन्स का एक सेट जो है वो तैयार हुआ, और ये ग्रेजुअली मतलब कि ये तैयार हुआ था। शुरू में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया तो वहां पे कोई उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं था, और बीच में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया तो एक फेंट सा स्ट्रक्चर समझ में आया था, और एक न्यूरल नेटवर्क भी पकड़ में आया था। और जब टास्क अकम्प्लिश होने के बाद उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया तो एक अच्छा खासा जो है वो स्ट्रक्चर वहाँ पे ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में, जिसमें कि लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस होता है, वहाँ पे वो बना हुआ था। तो वैज्ञानिकों को ये स्पष्ट है कि मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर होती है, स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ पे है। तो उन लोगों ने देखा कि लैंग्वेज की से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसको स्टोर करने के लिए ब्रेन के जिस हिस्से में स्टोरेज फैसिलिटी बनी रहती है, तो वहाँ पे एक नई छोटी सी स्टोरेज फैसिलिटी इवॉल्व हो गई, अस्तित्व में आ गई, जो कि पहले नहीं थी। और एक पूरा न्यूरल नेटवर्क तैयार हुआ, जो कि वो जो सुनने का जो चैनल है उससे भी कनेक्ट हो रहा था, बोलने का जो चैनल है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, और दिमाग में जहां प्रोसेसिंग यूनिट होती है वहां से भी वो नेटवर्क कनेक्ट हो रहा था। तो माने जो स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप हुई वो थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड थी, वहां से भी जो ऑडिटरी लोब है वहां पर, और जहां से जो है वो सुनते हैं वहां से, और जहां से बोलते हैं, तीनों जगह से न्यूरल नेटवर्क जाके उस स्टोरेज हाउस में कनेक्ट हो रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन ड्रा किया साइंटिस्ट ने वो ये किया कि ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग ऑफ द न्यू लैंग्वेज, क्या हुआ कि उस लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट पड़ा उससे जो पहले से न्यूरॉन्स हैं उन उनका जो रिसीवर है उसने जो कुछ भी रिसीव किया और फिर अपने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया, तो उस ट्रांसमिशन हेड पे वहां से नया न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनना शुरू हो गया, और वो न्यूरल नेटवर्क जाकर के अंत में एक स्टोर हाउस के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहां पर कि इस लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी। तो हुआ क्या कि जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस ने ही वो इंस्ट्रक्ट किया न्यूरॉन्स को कि एक कुछ इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स तुम क्रिएट करो जो कि एक नया न्यूरल नेटवर्क तैयार करेंगे, और उस न्यूरल नेटवर्क से अटैच होगा एक नया स्टोर हाउस, जहां पर कि इस पर्टिकुलर न्यू लर्निंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएंगी और रिट्रीव की जाएंगी। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि यहाँ पे देखने की बात यह है कि लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस जो है ये पूरी तरह से एक कॉन्शियस प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का आउटसाइड मटेरियल नहीं इन्वॉल्व है। कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ डेटा जो है आपके कानों के माध्यम से आपके दिमाग में पहुंच रहे हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो है आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कि एक नए न्यूरॉन्स का चैनल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वो चैनल अल्टीमेटली आके एक स्टोर हाउस क्रिएट कर रहा है, जहां पर कि इस न्यू लर्निंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सेफली स्टोर किया जा सके, और वो जब उस आवश्यकता पड़े तो उसको फिर से रिट्रीव किया जा सके और प्रयोग में लाया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना के अंदर ये शक्ति है
कि वो इस तरह की केमिस्ट्री पैदा कर दे, जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के रूप में है वो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इस तरह की केमिस्ट्री को क्रिएट कर देगा जिससे कि एक न्यूरल नेटवर्क भी तैयार हो जाएगा और उसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी भी बन जाएगी उस सारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ देखिए सृष्टि प्रक्रिया का मूल जो हमारे सिस्टम में बताया गया है कि उस कॉन्शसनेस के अंदर एक इंटेंट हुआ, एक संकल्प हुआ, वलिशन हुआ और उस वलिशन के फलस्वरूप उसकी अपनी ही क्रिया शक्ति ने उस तरह की केमिस्ट्री क्रिएट किया और इस एल्केमी के फलस्वरूप एक तरफ जो है भोक्ता बना, अंतःकरण और बाह्यकरण से युक्त, और दूसरी तरफ भोग्य सामग्री बन गई। तो ये चीज तो यहां पर भी हो गई और इसी का परिणाम है कि आजकल जो एक विधा बहुत प्रचलित हो रही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि अपने न्यूरॉन्स को आप रीजनरेट कर सकते हैं, उनको रीप्रोग्राम कर सकते हैं एफर्मेशंस के थ्रू और उसके थ्रू। तो अब इसमें थोड़ा सा कमी ये रह जाती है कि ये लोग इंडिविजुअल लेवल पर ही करना चाहते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर आपका संकल्प चाहे कितना भी तगड़ा हो, लेकिन आपके संस्कार अगर उन संकल्पों से कहीं बलवान निकले तो उस सूरत में आप रीराइट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जबकि यहाँ पे क्या है कि जब इंडिविजुअलिटी को हम ट्रांसेंड कर जाते हैं और कॉस्मिक इंटिटी के साथ हम अपने आप को सबमर्ज कर देते हैं तो उस सूरत में कॉस्मिक पावर्स जो है हमारे बिहाफ में काम करने लगती हैं और उसके लिए हमारे संस्कारों को ओवरराइट करके और रीराइट करना, उनको इरेज करके रीराइट करना बहुत संभव होता है। तो इसलिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और अगर आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज कम पड़ रही हैं तो आप कॉस्मोलॉजिकल बैंक से पावर बारो कर सकते हैं, उसके साथ यूनिफाइड होके आप उसकी शक्तियों को अपने बिहाफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सूरत में आपकी शक्तियां इतनी प्रबल होंगी कि चाहे पूर्व जन्म के जो भी कार्मिक इम्प्रेशंस हैं वो कितने भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन उनको आप इरेज कर सकते हैं और उनको इरेज करने के बाद आप अपने हिसाब से आप अपना फ्यूचर रीराइट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी री इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और वास्तव में कहा जाए तो हमको यूनिफाई भी नहीं करना, हमने अपने आप को एक जबरदस्ती आज के युग के प्रवाह के चलते अपने आप को अलग मान लिया है, वरना हमारी जो कॉस्मोलॉजी है उसके हिसाब से तो दैट दाउ आर्ट तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म, तो अयम आत्मा ब्रह्म। तो हमारी आइडेंटिटी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो वही है, कॉस्मिक आइडेंटिटी है। हम कोई लिमिटेड बीइंग नहीं है बल्कि हम अनलिमिटेड बीइंग हैं, अनलिमिटेड पर्सनालिटी हैं, तो हमारी अनलिमिटेड पोटेंसीज भी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात होती है आजकल, कि अगर क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को चाहे कितनी भी दूरी पे रख दिया जाए तो उनके बीच कम्युनिकेशन होता रहता है और इट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सवाल यह है कि क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल आपको खोजना नहीं है। जब हम ये मान के चलते हैं कि एक ही चिति शक्ति का प्रसार पूरा विश्व है, और पूरा विश्व नहीं बल्कि अनेकानेक ब्रह्मांड हैं, गैलेक्सीज हैं, तो फिर सब के सब क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंगल्ड हैं। और जब इस स्टेज की कॉन्शसनेस को हम अपने अंदर इम्बाइब कर लेंगे तो हमें
पूरी कॉस्मिक लाइब्रेरी हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल होगी। जिस पार्ट को चाहें हम उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए किसी वर्म होल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्म होल की आवश्यकता तो बाद में पड़ती है, लेटर स्टेज में, जबकि विभाग शुरू हो जाता है। जब हम अविभक्त स्थिति में हैं तो वहाँ पे वर्म होल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज़ वन ऑर्गेनिक होल। तो इसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पूरे ऑर्गेनिक होल में घटित हो रहा है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो पूरे ऑर्गेनिक होल को इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए उसमें जो है वो टाइम, इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को ट्रेवल करने में टाइम लगने का भी कोई प्रश्न नहीं होता। वहाँ न, वहाँ टाइम जो है अनडिवाइडेड है, वहाँ पे भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, एक ही काल है, और वो सिर्फ का सिर्फ वर्तमान है, सर्वत्र वर्तमान काल है। तो इसीलिए जो है वो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना आवश्यक है, और ये हमारी बहुत सारी सी समस्याओं का समाधान है। जो तमाम भेद हमने खड़ा कर रखा है हमारे सनातन चिंतन में क्या था, इसीलिए ना, मतलब सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी लोग थे वो सबके अंदर उसी ब्रह्म को तो देखते थे। तुलसीदास जी ने कहा ना कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। तो जो अपने प्रभु से पूरे संसार को, इसके कण कण को पूरित देख रहा है, तो उसका भला कैसे किसी के साथ विरोध हो सकता है, किसी के साथ कैसे वैर हो सकता है, वो कैसे किसी की हिंसा के बारे में सोच भी सकता है, नहीं सोच सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हमें अपने अंदर इम्बाइब करने की ज़रूरत है। सनातन की वैल्यूज़ को जो है वो हमको समझने की ज़रूरत है। सनातन इसीलिए सनातन है, ये चिर नूतन है, चिर पुरातन है, और हमेशा सनातन है। इसका न आदि है न अंत है, फिर भी ये चिर नूतन है, चिर नवीन है, हैं? क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया दृष्ट्वापि शैलम समुहुर्मुरारे अपूर्ववत् विस्मयमाततान क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। उसी पर्वत को देख रहे हैं जो सनातन काल से है, और उसके बावजूद भी जब भी हम देखते हैं उसमें एक नवीन आकर्षण, एक नवीनता प्रतीत होती है। तो क्या है, यही तो प्रकृति का जो है वो सौंदर्य है, यही उसका सुकुमार्य है, यही उसका कौमार्य है, कि 1000 बार आप देखें फिर भी उसका कौमार्य भंग नहीं होगा। तो नित नवीन है, नित नूतन है, और चिर पुरातन भी है साथ ही में, और निरंतर रमणीय है। रमणीय का मतलब चाहे आप जितनी बार भी देखो वो नया ही लगेगा। तो ये रमणीयता है, तो ये सनातन की महिमा है। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि ये सब जो है, माने सृष्टि प्रक्रिया की शुरुआत हुई वर्ण से, मातृका मंडल से। मातृका मंडल की सृष्टि यही क्रियात्मिका शक्ति है जो प्रकाश के अंदर क्रियारत होकर के प्रकाश में संरचनागत परिवर्तन करती है। और इन्हीं मातृका शक्तियों को, मातृका जाल को हमारे यहाँ जो है वो मातृका शक्ति के रूप में इनकी आराधना की गई है और इनकी उपासना की जाती है। अष्टमातृका जो कहा गया ना कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी, ये 8 मातृका, अष्टवर्ग है मातृकाओं का ये। और इन्हीं अष्टवर्ग के अंतर्गत
अ से लेके अह तक एक वर्ग के अंतर्गत, क से अंग तक, इस तरह से क से अंग तक, च से य तक, ट से ड़ तक, त से त थ द ध न, और फिर प से लेके प फ ब भ म, ये पंचवर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। और उधर स्वर का एक हो गया 6, और उष्म वर्ण और ये य र ल व और श स स ह, ये दो, ये तो 6 2 8 वर्ग हो गया। ये 8 वर्ग में 50 जो 50 मात्रिकाएं हैं, मात्रिकाओं की संख्या में अलग अलग विवरण भी मिलता है, कहीं 49 मानते हैं, कहीं 52 मानते हैं, कहीं कुछ और संख्याओं को जोड़ के कुछ और मानते हैं। तो उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल 50 मान लिया जाए, क्योंकि 50 हमको जो है वो षट चक्र में भी मिलती है, 50 हमको सहस्त्रार में भी मिलती है। तो फिलहाल हम लोग 50 मान के आगे बढ़ते हैं। तो ये 50 मात्रिकाएं माने ध्वनि समूह हैं, ग्रेडेशंस ऑफ साउंड हैं, और इस ग्रेडेशंस ऑफ साउंड की अपनी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी के चलते ये वाइब्रेट करते रहते हैं, और इस वाइब्रेशन के चलते प्रकाश के अणुओं में गति या गतिशीलता होती है। उस गतिशीलता के चलते प्रकाश के अणुओं का एक मंडल बनता है, जिससे आकृतियां बनती हैं, और उन्हीं आकृतियों का जब कंक्रीटाइजेशन हो जाता है, माने अणुओं का जब संघनन हुआ, तो वो तरल रूप में आ गए, और तरल के अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो है अपने पूर्ववर्ती के रूपाकृति का अनुकरण करेगा, तो उसी हिसाब से तरल जो है वो ठोस में क्रिस्टलाइज हो जाता है, और इस तरह से जो है वो पंचीकृत पंचभौतिक रचना अस्तित्व में आती है। तो ये मूल इसकी बात है। अब इसमें आज का जो मॉडर्न साइंस है, चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे क्वांटम हीलिंग हो, ये सब चीज़ें जितने भी मतलब कि सूक्ष्म स्तर के वैज्ञानिक शोध जो चल रहे हैं, वो इसके काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। अब उनकी खाली सीमा, ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन बस ये है कि वो क्या कहते हैं उसको, कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को प्रेफर कर रहे हैं। अगर वही कहीं फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस को भी वो वैलिड मानने लगे, तो अब आगे का रास्ता उनको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके जब उपादान कारण श्रृंगारी शक्ति ह्रींकारी में विलीन हो गई, उपादान कारण जो है निमित्त कारण में विलीन हो गया, तो निमित्त कारण के अंतर्गत चेतना है, तो उस चेतना का ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? चेतना का ऑब्जर्वेशन तो चेतना ही नहीं करेगी, और चेतना मूल रूप में एक है, अखंड है। तो अपने अंदर के चेतना के स्तरों का अवलोकन स्वतः चेतन सत्ता ही करेगी उसको, और कोई थर्ड पार्टी अगर देखेगा तो उसको तो डिसीव कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर चेतना है ना। वो अगर चाहेगी तो आपको दूसरा रूप में प्रकट कर देगी, अपने आप को तीसरे रूप में प्रकट कर देगी, चौथे रूप में प्रकट कर देगी। तो इसलिए चेतन के स्तर पे जो है, जब चैतन्य को एक मानेंगे और वो एक चैतन्य अपने अंदर की के विभिन्न स्तरों को देखना चाहेगा, तो वो अच्छी तरह से देख सकता है। आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को स्वयं एनालाइज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को आप ही देख सकते हैं। आपकी ड्रीम्स को दूसरा कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि वो आपकी चेतना का क्रिएशन है, और वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिवली देखने की चीज़ है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। उसमें आपकी चेतना का ही एक अंश राजा बन गया, एक अंश हाथी बन गया, एक अंश जो है वो भिखारी बन गया, एक अंश राजमहल बन गया, एक अंश झोपड़ी बन गया, एक अंश युद्ध भूमि बन गया, एक अंश घोड़ा बन गया, एक अंश तलवार बन गया, एक अंश दूसरे राजा की सेना बन गया, दोनों आपस में युद्ध भी करने लगे। लेकिन ये सारी की सारी रचना आपकी ही चेतना के अंतर्गत हो रही है। आपकी चेतना ही उन सारे रचनाओं के लिए वो निर्माण सामग्री भी है। तो इसलिए और कोई चेतना उसको नहीं देख पाएगी। हाँ, अगर चेतना को एकत्व के स्तर पे ला दिया जाए, तो जो घटना आपकी चेतना में चल रही है, वही घटना हमारी चेतना के अंदर भी चलेगी। जो आप देखोगे वही मैं भी देखूंगा। तो ये रहस्य वाली बात है। और अब इससे अधिक चर्चा इस बिंदु पर
संभव नहीं लगती है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवाहमान इस सनातन शक्ति धारा को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इससे हम मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा और अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे राष्ट्र की चेतना जगेगी तो उत्कर्ष होगा, सबका उत्कर्ष होगा और हम सारे लोग मिलकर के उत्कर्ष के सर्वोच्च बिंदु तक पहुंच पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।